और आपको याद होगा पीजीबीपी स्पेसिफिक सेक्शन 30 to 36 की बात करता था। 36 के अंदर भी कुछ हमने सेक्शंस करे थे, याद है आपको? बहुत सारे सेक्शंस करे थे, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक, जीरो कूपन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। याद है बच्चे, ये वाले करे थे? ए बोलो रे। हाँ सर, करे हेलो। तो उसमें डिसअलाउंसेस थे। हाँ ना, वो तो 40 की सीरीज आती थी। 36 के अंदर अब मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूँ, वो बात करने जा रहा हूँ बैड डेट्स की। अब आप मुझे बताइए, वैसे तुम्हारे नोट्स में जो है लिखा हुआ है वही है, स्क्रीनशॉट ले लेना हद से ज्यादा अगर हो तो। बैड डेट शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे को यहीं पे एक बात बताना चाह रहा हूं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी बच्चे? हम्म। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की डिडक्शन। सर नहीं मिलती है ना, क्योंकि ये आंसर इज तो। नहीं मिलती। एग्जैक्टली कोई भी प्रोविजन की डिडक्शन नहीं मिलती है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की डिडक्शन नॉट अलाउड। बहुत अच्छी बात है जी। अब बैड डेट जो है ना, थोड़ा सा अब ध्यान से देखना। अच्छा मैंने लिखा ही हुआ है वैसे, ठीक है। बैड डेट जो होता है, या तो बैड डेट्स की प्रोविजन होती है, ठीक है, या फिर एक्चुअल बैड डेट होता है। अगर मैं प्रोविजन की बात करूं तो एकदम लिखा हुआ है डिडक्शन, नो डिडक्शन इज अलाउड, और प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंसेस नॉट अलाउड अंडर पीजीबीपी। उसका रीजन एकदम क्लियर है, सरकार कहती है, वरना लोग क्या करेंगे कि प्रोविजन बनाते जाएंगे, फर्जी खर्चा बनाते जाएंगे और डिडक्शन ले लेंगे, तो उसकी डिडक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मुझे बताइए पहले, प्रोविजन सबको क्लियर है? अब समझिएगा, ठीक है। बैड डेट अगर एक्चुअल में हो जाए तो क्या इसकी डिडक्शन मिल जाती है? सबसे पहले बैड डेट होता क्या है, आप एक छोटी सी चीज समझिएगा। एक दुकानदार सबसे पहले सेल करता है, ठीक है। मान लो एक बंदा है ए, बी। ए जो है वो सेलर है, तो ए जब सेल करता है तो सबसे पहले एंट्री डालता है बी टू सेल्स 100 रुपए, 100 रुपए। अब आप मुझे बताइए, अगर ये पैसा डूब जाए तो ए क्या एंट्री डालता है? ए क्या एंट्री डालता है बताइए? पैसा डूब गया। बैड डेट्स टू बी। एग्जैक्टली, बैड डेट्स टू बी 100 रुपए, 100 रुपए। और ऐसा करने से आपको पता है क्या होता है? ए का जो पीएनएल होता है बच्चे, ए का, वहां पे क्या लिखा हुआ आ जाता है? टू बैड डेट 100 रुपए। क्या आपको यहां तक क्लियर है? यस सर। इसका मतलब आपका ये जो नेट प्रॉफिट आता है, वो बैड डेट के बाद है या बैड डेट से पहले होता है? बैड डेट के बाद। एग्जैक्टली exactly। यानी कि वो जो तुम पीजीबीपी की कंप्यूटेशन बनाओगे, जो ए बनाएगा पीजीबीपी की कंप्यूटेशन, जो वो नेट प्रॉफिट लिखेगा, तो भाई नेट प्रॉफिट में से ऑलरेडी बैड डेट माइनस हो रखा है। क्या आपको यहां तक पहले लॉजिक क्लियर है पहले? ठीक है। अब मैं कंडीशंस पर आ रहा हूं, ठीक है। सरकार कहती है मैं तुम्हें बैड डेट डिडक्शन दे दूंगी, सरकार कहती है ले लो डिडक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत अच्छी बात है सर, ले लेंगे फिर डिडक्शन। बस सरकार क्या कह रही है कि हमारी कुछ कंडीशन तो सुन लो। सच अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड एज इनकम, ये इनकम लिखा हुआ है बच्चे, ड्यूरिंग और बिफोर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सबसे पहली चीज वो ये कह रहा है, पहला पॉइंट जो कंडीशन जो आपको फुलफिल करनी है, वो सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आपने ये जो भी पैसा आपका डूबा, आपने उसको क्या दिखाना है बच्चे? आपने उसको दिखाना है इनकम। पहले बताइए मिस्टर ए, तेरा ये जो पैसा डूबा, तेरा ये पैसा डूबा, क्या तूने इसको इनकम दिखाया था? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या इनकम दिखाया था? यस सर, दिखाया था। एग्जैक्टली exactly। ये रही इनकम, वो 100 रुपए की इनकम ये रही। तो क्या मिस्टर ए ने कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई करी हुई है?
क्या मिस्टर ए का जो पैसा डूबा, क्या उसने वो इनकम दिखाया था? बताइए। यस सर। बिल्कुल। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि सच अमाउंट, ये जो पैसा डूबा आपका, शेल बी रिटन ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो। बेटे बिजनेसमैन क्या करता है कि अकाउंट्स एक्चुअल में नहीं डूबा हुआ, इन्वेस्टर को दिखाता है देखो मेरे डेटर कितने अच्छे, वो बैड डेट की एंट्री नहीं डालता, लेकिन इनकम टैक्स वालों को बोलता है कि मेरा पैसा डूब गया। अकाउंट्स के अंदर राइट ऑफ करने से डरता है, लेकिन इनकम टैक्स में ताकि टैक्स लायबिलिटी बचे तो कहता है हाय बैड डेट हो गए, हाय बैड डेट हो गए। तो सरकार ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, आपको अपने अकाउंट्स में भी शुड बी रिटन ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो। आपको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। सवाल ये है, क्या मिस्टर ए आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी? क्या आपने इनकम दिखा दी? हाँ दिखा दी। क्या आपने बुक्स में भी राइट ऑफ कर दिया? हाँ जी कर दिया। इसका मतलब आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसका मतलब आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसका मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही माइनस हो रखा है। अब बोलिए, क्या आपको जितना मैंने समझाया वो समझ आया बैड डेट्स का पॉइंट? यहां तक क्लियर है? हाँ सर, मतलब किसी भी डिडक्ट एसएससी को बैड डेट की डिडक्शन करने के लिए उसको दो कंडीशन फुलफिल करनी होगी ना बस। बिल्कुल। फर्स्ट, वो जो तुम खर्चा दिखा रहे हो वो तुमको इनकम आना हो, इनकम इनकम होनी चाहिए। सेकंड, जिसे राइट राइट ऑफ ऑफ इन कर बुक्स दिया ऑफ हो। अकाउंट्स ऑल्सो। ठीक है सर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इन दो कंडीशन की वजह से कुछ कैटेगरी ऑफ लोगों को समस्या आ गई। पहली कैटेगरी के लोगों को जो समस्या आई वो थे बैंक्स। बैंक कहता है यार मैंने लोन दिया, वो लोन लेके भाग गया यार। क्या बैंक ने मान लो लोन दिया किसी को और वो बंदा भाग गया, तो बैंक का नुकसान है कि नहीं है? यस सर। बिल्कुल है। पर बैंक जब कंडीशन बढ़ता है तो कहते हैं कि वो अमाउंट को इनकम दिखाना है पहले। तो बैंक ने अगर किसी को लोन दिया होगा, क्या वो इनकम दिखाया होगा? नो सर। नहीं। देखो, इंटरेस्ट जब ड्यू करा होगा, इंटरेस्ट तो इनकम दिखा सकता हूं मैं। वो बंदा जो भागा, 1 करोड़ का लोन लेके भागा और उस पे 10 लाख का ब्याज था जिसपे मैंने उसे डेटर बनाया था, और इनकम, इंटरेस्ट की तो इनकम बन जाती है। पर यार मैंने जो लोन दिया, वो तो लोन लेके भाग गया यार। तो आपको लग रहा है कि बैंक कंडीशन नंबर 1 फुलफिल कर पाएगा टू क्लेम द डिडक्शन ऑफ बैड डेट्स? नो सर। तो इसीलिए सरकार ने बोला ये जो कंडीशन नंबर 1 है ये नॉट एप्लीकेबल है। किसके लिए? अगर आपका बिजनेस क्या होगा, लेंडिंग मनी। इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग मनी, यूर अ बैंक, यूर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी, आपका पैसा जो डूबा वो आपकी इनकम है, ये जरूरी नहीं है, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यानी कि इसको मैंने सेपरेट बनाया। इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग मनी, तो इसके लिए कंडीशन नंबर 1 नॉट एप्लीकेबल। और हाँ, दूसरी कंडीशन तो एप्लीकेबल है कि सच अमाउंट शुड बी रिटर्न ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपके बिजनेस की दो कैटेगरी बना दी। यूर इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग मनी, अदरवाइज लेंडिंग मनी में फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, दूसरी वाली कंडीशन एप्लीकेबल है, इस वाले में 1 और 2 दोनों एप्लीकेबल है। अब आप मुझे बताइए, समझ आया आपको? लॉजिक लगा? यस सर। अब आप मेरी बात यस ध्यान से सर। सुनिएगा। अब एक और चीज, तो कहने से पॉइंट नंबर 1 की एक्सेप्शन लेंडिंग मनी है। कहने से 1 पॉइंट किस पे नहीं लगता अगर आपका बिजनेस है ऑफ लेंडिंग द मनी? कैन आई से दैट? ठीक है। अब मैं सेकंड पॉइंट के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। ठीक है। और ये समझना, ये कोई इसके अंदर नहीं है। ठीक है। ये पहले 2 पॉइंट ये वाले हो गए बस। यू आर इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग मनी। ठीक है जी, लेंडिंग मनी इतना है। अब आप सेकंड पॉइंट के एंगल से समझिएगा। एक ना आईसीडीएस होता है बच्चे कुछ, जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, ऐसे ही इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये हमें नहीं पढ़ने होते। ठीक है। आईसीडीएस होते हैं, और ये कौन इशू करता है? दिस इज एज पर इनकम टैक्स। और इसको क्या बोला जाता है?
इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। सर क्या बोलना चाह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी आईसीडीएस होते हैं, मुझे आपको पढ़ाना नहीं आईसीडीएस क्या है, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, कोर्स में भी नहीं है। कभी कभी होता है कि आईसीडीएस कहता है कि एक चीज इनकम है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहता है कि नहीं वो इनकम नहीं है, यानी कि एंड इट इज अर्ली रिकॉग्निशन। इनकम टैक्स कह रहे हैं कि नहीं उसको इनकम इस साल की दिखाओ, और अकाउंट्स बोलेगा 2 साल बाद दिखा देना। सो बेसिकली मैं आईसीडीएस के हिसाब से इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूं या नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूं? नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूं। मे बी मैं लेटर रिकॉर्ड करूंगा। पहले आप मुझे बताइए, आपको इसका मतलब समझ आया कि आईसीडीएस क्या है? इनकम कम्युनिटी डिस्क्लोजर स्टैंड। वो कह रहे हैं कि एक चीज जो मैंने बताई है वो इनकम है, अकाउंट्स बोले ना बोले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आईसीडीएस उस चीज को इनकम बोल रहा है और अकाउंट्स उसको नहीं बोल रहा है। पहले मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? प्लीज बोलिए ना। हाँ सर। ठीक है, सर। सिंपल सी बात है। आईसीडीएस कह रहा है इनकम है, बुक्स कह रही है इनकम नहीं है। ऐसा कई बार होता है, इनकम टैक्स के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ये, वो कहते हैं इनकम है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो इनकम रिकॉर्ड हुई थी वो डूब गई बेटे, जिस बंदे से वो पैसे आने थे या जो भी था वो डूब गया। अब आप मुझे बताओ, पहली कंडीशन क्या होती है कि उसको इनकम दिखानी है, हाँ आईसीडीएस के हिसाब से दिखा दी तो सही है। इट शुड बी रिटर्न ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी तक इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई तो उसको राइट ऑफ कहां से रिकॉर्ड कर दूंगा मैं? तो आप मुझे बताइए, क्या इट शुड बी रिटर्न ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या पॉसिबल है अगर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करी हुई अभी तक? नहीं सर। नहीं है। यही वो पॉइंट कह रहे हैं कि सेकंड पॉइंट की एक्सेप्शन ये है। एक असेसी कह रहा है भाई साहब, मैंने आप मेरे को दो कंडीशन पढ़ी, पहली कंडीशन आपकी बड़ी अच्छी लगी कि इनकम दिखानी है, भाई साहब मैंने आईसीडीएस के हिसाब से इनकम दिखा रखी है। फिर आपने भाई साहब बोला अकाउंट्स में रिकॉर्ड, इसको बैड डेट दिखाओ। मैंने कहा अकाउंट्स में अभी तक इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई तो मैं बैड डेट कैसे दिखाऊं अकाउंट्स में? तो सरकार ने बोला ठीक है, सेकंड पॉइंट की एक्सेप्शन बना देते कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं भी हो रखी, ठीक है, आई मीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ नहीं भी हो रहा, तो भी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। तो यही कह रहे हैं कि बैड डेट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। इट हैज ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड एज, व्हाई? बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड इनकम ऑफ द एसएससी एज पर आईसीडीएस। इट विल बी डीम्ड दैट इट इज रिटन ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप ये कह सकते हैं। ये साथ में आप रीड करेंगे तो आपको ये पॉइंट भी समझ आ जाता है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैंने जैसे समझाना था मैंने समझा दिया। सर जैसे आपने कहा कि बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम हमने उसको शो करा ही नहीं है, तो उसको हम्म। राइट ऑफ कैसे कर दे? तो यही सेम वाली बात तो सर लैंडिंग बिजनेस में भी तो होता है, उनकी भी तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हमने इनकम दिखाया ही नहीं, तो फिर उसको राइट ऑफ करने की हाँ तो सवाल वहां भी नहीं पूछते हैं। नहीं, अगर वो बंदा लेके भाग गया तो वो जो एसेट है वो राइट ऑफ होता है, बैड डेट टू एसेट कर दूंगा मैं, वो राइट ऑफ हो जाएगा। मान लो मैंने तुम्हें लोन दिया तो मेरी बुक्स में एसेट बन गई, और अगर तुम हम्म। पैसा लेके भाग गई तो मैं नुकसान बुक हाँ, कर सकता हूँ, बैड डेट टू एसेट कर दूंगा मैं। तो वहां पर मतलब एसेट का अकाउंट कम हो जाएगा और एक एग्जैक्टली, पीएनडल में बैठ जाए। एग्जैक्टली। बताइए, क्लियर है बच्चे? हाँ जी, बोलो बोलो, बस खत्म हो गया, बस ऊपर वाला क्लियर है ना सबको? यस सर। अब एक छोटी सी यस बात, सर। भाई मैंने सेल करी थी 100 रुपए की, भाई पैसा डूब गया, डिडक्शन भी मिल गई, बहुत अच्छी बात है। 2 साल बाद उस बंदे ने मुझे 70 रुपए वापस कर दिए। बी आया, कह रहा ये ले वे अपने पकड़ 70 रुपए। मैंने कहा 100 रुपए दे, कह रहे 70 दूंगा, लेना है ले, नहीं लेना बता। मुझे बताओ 70 रुपए पकड़ लूं उससे? हाँ सर, फुल सेटलमेंट हो जाएगा यस ना सर। वो। ना फुल सेटलमेंट नहीं बोलूंगा उसे, वो तो भाग गया था, ये बैड डेट रिकवर्ड है, आपको जो मर्जी बोलना, बैड अच्छा। डेट रिकवर्ड है, फुल सेटलमेंट नहीं है ये। ठीक है, क्या मैं इसे कह सकता हूँ दिस इज बैड डेट रिकवर्ड? यस सर। हाँ। तो बात इतनी सी है जी।
जिस दिन वो जो पैसा डूब गया था, जिसकी डिडक्शन आपको मिल गई थी, अगर वो पैसा मिल जाएगा तो मैं तो टैक्सेबल ही करूंगा ना। इट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम वेदर बिजनेस कंटिन्यूज और नॉट। मैंने धंधे को बंद कर दिया, वो बंदा मेरे घर पे आया, दरवाजा खटखटाया, करे ये लो 70 रुपए। मैंने कहा बिजनेस तो बंद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उस साल में रिटर्न भरनी पड़ेगी, मुझे 70 रुपए अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी। कहिए साहब जी। सर अगर बिजनेस बंद होगा तो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में, because this is a benefit, or this is, even if business is closed but you are getting benefit because of your business, तो पीजीबीपी में। कहिए साहब, क्लियर है बच्चे? यस सर। तो इसी के साथ आपका बैड डेट जो है वो पूरा का पूरा ओवर है, पूरा बढ़िया से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए। ओ जी, अब मैं आपके साथ एक 36 के अंदर ही हूं, ठीक है? और आप 36 के अंदर एक हेडिंग बता सकते हैं मुझे, ये किसका कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का। सर हमने ये कहीं पढ़ा था, नहीं बेटा आपने नहीं पढ़ा पीजीबीपी में। आपने, सैलरी में जो। बिल्कुल सैलरी में पढ़ा हुआ है, मैं पीजीबीपी के अंदर हूं। आपने 43 बी पढ़ा था, और क्या हाँ, 43 बी में मुझे बता सकते हो आपने लिस्ट में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लिखा था या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिखा था? चेक करके बताएंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली। सो डोंट कंफ्यूज। वहां पे जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता था, अगर मैं पेमेंट कर दूंगा तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगी, और मैं पेमेंट कब तक कर सकता था? ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक। याद है आपको 43 बी? बिल्कुल। ये क्या है सर जी? सर। ये है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। मतलब आइए समझते हैं एक बार। एम्प्लॉयर कह रहा है ए एम्प्लॉय, तेरी जो सैलरी है मालूम है कितनी है? उसने बोला, एम्प्लॉय ने बोला नहीं सर नहीं पता। सुन भाई, ये कितना, 4 लाख है, लो साल का बना लेते हैं। सुन भाई, सैलरी है तेरी 6 लाख पर एनम। ओ माय गॉड, एम्प्लॉय खुश। लेकिन एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में कितना पैसा जाता हुआ दिख रहा है आपको? कितना पैसा दिख रहा है जाते हुए? 6 लाख। 6 लाख नहीं, चार 4 लाख लाख लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आप हाँ, ध्यान, 4 लाख। हाँ, 4 लाख रुपए। एम्प्लॉय परेशान कि सर ये सारा पैसा क्यों नहीं गया? एम्प्लॉयर ने समझाया, सुन, 1 लाख जो है ये तेरे अकाउंट में ना जाके कौन से अकाउंट में चला जाएगा? पीएफ में चला जाएगा, जो मर्जी फंड चल रहा होगा, आरपीएफ एसपीएफ जो मर्जी है उसके अंदर। आप नॉर्मल मान के चल लीजिए, आरपीएफ लेके चल लीजिए आप अभी। ठीक है। एम्प्लॉय ने बोला बाकी 1 लाख। उसने बोला सुन भाई, बाकी 1 लाख तेरा कंट्रीब्यूशन वो भी पीएफ में जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये है कि इस एम्प्लॉयर का खर्चा, आप मालिक के हिसाब से सोचिए, इसका खर्चा कितने का है? 4 लाख का है या 6 लाख का? क्या बात होगी भाई? सर फिर। सर 6 लाख का। एग्जैक्टली exactly। खर्चा कितने का हो गया? 6 लाख का। अब मैं आपको इसका पहले पीएनएल बना के देता हूं। एम्प्लॉयर क्या कहेगा? ओहो, खर्चा हो गया, ओहो, सैलरी 4 लाख। सर 6 ही लिख दो, मैं 6 भी लिख सकता हूँ, आप छोटे बच्चे हो ना। तो इसने बोला पीएफ का खर्चा, ओहो, एम्प्लॉय के नाम पे 1 लाख गया। पीएफ का खर्चा एम्प्लॉयर के नाम पे 1 लाख गया। बात समझने की बस इतनी है कि नुकसान या खर्चा डेबिट कितना हो गया बेटे, कह सकता हूँ पूरा 6 लाख। बोलिए ना। यस सर। ठीक है। अब जब ये पीजीबीपी की कंप्यूटेशन बनाएगा,
जब ये पीजीबीपी की कंप्यूटेशन बनाएगा तो नेट प्रॉफिट कहां से उठाएगा? कह सकता हूं ये वाला नेट प्रॉफिट उठाएगा। हम्म। अब आप सुनिए, मैं आपको एम्प्लॉयर का भी रिवाइज करा दूंगा अभी, ठीक है। फर्स्ट फोकस ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। क्या पढ़ा था आपने? अगर मैं तुम्हें नीचे एडिशनल में दे दूं कि इसने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जमा ही नहीं करा, पूरे साल नहीं करा, रिटर्न डेट में भी नहीं करा, तो आप क्या करेंगे इस खर्चे को? तो एड बैक कर देंगे, डिडक्शन नहीं एग्जैक्टली। मिलेगी। एज पर विच सेक्शन? 43B। एग्जैक्टली। तो इफ ही विल नॉट पे, तो आप इसका एम्प्लॉयर वाले के कंट्रीब्यूशन को बोलेंगे कि हमने 43 भी पड़ा हुआ है, इसने 1 लाख रुपए पूरे साल जमा नहीं करे। अच्छा, ये रिटर्न से पहले कर देता तो? तब मिल जाती। मिल मिल जाती। जाती एग्जैक्टली। डिडक्शन। तो फिर मैं कुछ नहीं करता, और अगर ये रिटर्न डेट तक ना करता तो मैं ऐड बैक कर देता। क्या सभी बच्चों को एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्लियर है? उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? यस। हाँ। यस सर। और मैंने कोई नई बात नहीं सिखाई आपको, और वो यहाँ पे लिखी भी नहीं हुई है। मैं आपके साथ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे फोकस करना चाहता हूँ। एम्प्लॉय एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे सरकार कहती है ऐड कर दो। अरे रुक जाओ सर, ऐड कर दे? क्यों ऐड कर दे सर, क्यों ऐड कर दे? ऐड कर दो। और सरकार कहती है ये ऐड क्या कर रहे हो, जितना भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। और फिर सरकार कहती है अगर पेमेंट कर दोगे तो लेस कर दो, लेस कर दो। इफ पेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। सर, ऐड कर दो फिर लेस करो, ये तो कोई फायदा ही नहीं मिला, या फायदा मिल गया? सरकार क्या कह रही है मैं तुम्हें बता रहा हूं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है ना, ऐड कर दो। सरकार कह रही है, मैं तेरे सवाल ही नहीं पूछ रही, मैं ऐड कर दो। ये कर दिया ऐड। अब सरकार पूछती है पेमेंट कर दी? हाँ। हमने बोला हाँ कर दी, ये ले 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 डिडक्शन। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको डिडक्शन मिल गई या नहीं मिली? डिडक्शन वो मिल मिली। गई। मिल नेट गई। इफेक्ट तो जीरो हुआ ना। नो, डिडक्शन मिल गई है, क्योंकि आपके नेट प्रॉफिट में से भी ऑलरेडी माइनस थी वो। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। एक बात बताओ, क्या 1 लाख यहां से माइनस नहीं है ऑलरेडी? यस। हाँ, तो डिडक्शन तो मिल गई है आपको। ये मैं इतना डिटेल्ड आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ आनी चाहिए बात, ऐसे इतना डिटेल्ड आएगा नहीं पेपर में। अगर कोई डाउट है तो पहले बताइए। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज इनकम ऑफ द एसएसी, फर्स्ट स्टेप। देन इफ इट इज पेड, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो सर फिर इसका ट्रीटमेंट तो सेम एज एम्प्लॉयर एग्जैक्टली कंट्रीब्यूशन ही हो गया। ना। अब मैं आगे बोल रहा हूं, आपने जो पेमेंट करी है ना, मैं रिटर्न तक का टाइम नहीं दे रहा आपको। जो भी ये पीएफ लॉ के तहत करना है ना, अगर वो डेट निकल गई तो मैं आपको डिडक्शन नहीं दूंगा। ये एम्प्लॉयर वाला नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ लीनियंट हो जाऊंगा और तुम रिटर्न डेट तक जमा कर दोगे। यू हैव टू पे विद इन ड्यू डेट्स। सुनिएगा, यू हैव टू पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विद इन ड्यू डेट। अरे ड्यू डेट तो वही ना सर, रिटर्न वाली नहीं। जिस प्रोविडेंट फंड में जमा करना है उसकी जो महीने भर महीने की जो ड्यू डेट होती है जमा होना चाहिए। अगर ड्यू डेट मिस कर दी, नहीं मिलेगी डिडक्शन आपको। सर लेट कर दी जमा, नहीं मिलेगी आपको डिडक्शन, नहीं मिलेगी। ध्यान से देखिएगा, ये सर जो एक एग्जांपल बताना। बिल्कुल बिल्कुल ये रहा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का था? 1 लाख। 1 लाख, हाँ। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, यही एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन को क्या मान लिया जाएगा? इनकम। ये लो, ये मान ली इनकम, ये रही इनकम। उसके बाद अगला स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर अगर 2। पेड कर दिया तो फिर हाँ, डिडक्ट कर दो। डिडक्शन विल बी अलाउड इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। डी डी इज ड्यू डेट। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न लिखिए, क्या लिखा है, ड्यू डेट ऑफ
रिस्पेक्टिव पीएफ लॉ के हिसाब से। पीएफ लॉ के हिसाब से, एंड दैट्स जनरली 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ या 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इफ सर एम्प्लॉय तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, जमा कर रहा सुनिएगा है ना। सुनिएगा, इफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इज पेड आफ्टर ड्यू डेट, डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड। अब बोलिए, मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। सर ये पे जो कर रहा है एम्प्लॉयर कर रहा है ना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कर रहा है ब्रो, बिल्कुल एम्प्लॉयर कर रहा यस सर। है। मैं अब एक बार हमारे एग्जाम्पल को रिवाइव करता हूँ। टोटल खर्चा 6 लाख का था, मैंने पूरा 6 लाख माइनस करा है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को सीधा सीधा इनकम दिखाया जाता है, और अगर ये पे कर दिया जाए तो माइनस हो जाता है। बस हमें इसको पेमेंट करते टाइम ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ड्यू डेट कौन सी ली जा रही है, प्रोविडेंट फंड लॉ की। और अगर आप इसमें लेट हो गए तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, अनलाइक इन केस ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर आपने ड्यू डेट तक पेमेंट कर दी तो आपको डिडक्शन मिल गई, यू हैव टू डू नथिंग। अगर आपने नहीं करी तो मैं ऐड बैक कर देता बस उसको। कहिए साहब जी, क्या क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। मैंने सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज सकते हैं। क्लियर है जी? सर मतलब दोनों के कंट्रीब्यूशन में सिर्फ हमें ड्यू डेट का ध्यान रखना है ना। एम्प्लॉयर के लिए ड्यू डेट रिटर्न ऑफ इनकम है, एम्प्लॉय के लिए हाँ ड्यू डेट रिस्पेक्टिव लॉज है। एम्प्लॉयर का अगर आप लेट भी कर देते थे, यू गेट द डिडक्शन इन नेक्स्ट ईयर, इन द ईयर ऑफ पेमेंट, बट एम्प्लॉय की नहीं मिलेगी आपको डिडक्शन। मतलब इन द ईयर ऑफ पेमेंट भी नहीं मिलेगी उसकी। नहीं मिलेगी। एम्प्लॉय की ड्यू डेट अगर मिस हो गई तो समझो डिडक्शन गई। कहिए, क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। बस बेटे, अब मैंने तुम्हें क्या दिखाना है, डेप्रिसिएशन के रेट्स बताने, और हमारा चार्जिंग सेक्शन 28 में क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और एक वो कन्वर्जन वाला है, बट ठीक है वो उसी में ही आ जाएगा। अब अगर मैं तुम्हें सही मायने में बोलूं, मैं आपको मार्क करा दूंगा, उसको तुम लिख लेना, ठीक है। वो लिखेंगे तो लंबा 1 घंटा अपने को लगेगा। सिर्फ सिंपल सिंपल पॉइंट है, मैं समझाता जाऊंगा, उसको बस आपको लिखना होगा, ठीक है बच्चे। ओह, अब एकदम बस एक फटाफट वाली बताने वाली चीज है, कॉन्सेप्ट आपके सारे हो गए। चलिए, मैं जो जो बोलूंगा आप सुनिएगा, ठीक है। टैक्स के अंदर ऐसे डेटा कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन ऑब्वियसली जितना हमने करा है सारा का सारा आपका हो गया है, लेकिन वन टाइम तो डेफिनेटली तुमको आराम से बैठ के, अब तुम्हें पीजीबी सारा आता है, ठीक है, 1-2% तो ऐड ऑन करोगे ही जिंदगी में, ठीक है बच्चे।
भाई चाहे तुम्हारा बिजनेस हो चाहे तुम्हारा प्रोफेशन हो, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। वर्ड आ जाता है भाई, एक वोकेशन भी होता है सर कुछ। वोकेशन होता है पार्ट टाइम कर रहे हो। अगर आप एक पार्ट टाइम ड्राइंग कर रहे हो, मान लो शाहरुख खान जी हैं, ड्राइंग करी बेच दी उसको, तो वो उनका बिजनेस तो नहीं है, वो वोकेशन है, तो वो भी कहाँ टैक्सेबल होता है? पीजीबीपी में ही होता है। हालांकि देखो तुम्हारा चाहे बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो, हार्डली मैटर्स, टैक्सेबल तो पीजीबीपी में है। बट ये चीज किस पर्पस के लिए रेलिवेंट रहती है, लाइक वाई इट इज बिजनेस और प्रोफेशन, जो आपने पढ़ा था टैक्स ऑडिट की लिमिट के लिए, प्रिजम्पटिव के लिए, यू नीड टू नो कि वेदर वॉट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग इज अ बिजनेस और प्रोफेशन, वरना उसके अलावा तो भाई सारी बातें सेम ही चली हैं। ठीक है बच्चे, तो ये बात इसके अंदर वही लिखी हुई है जनरल बातों में। ठीक है। प्रॉफिट चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो। एक बात बताओ बच्चे, अगर मान लो मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैंने आपको कोई सर्विस दी और उसकी जगह आपने मुझे 1 करोड़ की गाड़ी दे दी, तो आप मुझे बताइए क्या वो 1 करोड़ मेरी इनकम मानी जानी चाहिए नहीं मानी जानी चाहिए? मानी जानी चाहिए। एग्जैक्टली exactly. वही लिखा हुआ है, इट कैन बी इन कैश और इन काइंड। क्या कैपिटल रिसिप्ट इनकम होती है? अब सर इसमें कहानी बन सकती है, लेकिन आपको जस्ट एक ऊपर से समझना है। कैपिटल रिसिप्ट का क्या लिखा हुआ है? आर नॉट जनरली टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, जनरल सेंस में नहीं लिया जाता। ठीक है जी। वॉलेंट्री रिसिप्ट, सर एक इंसान है, उस वो भाई बहुत खुश हो गया, कह रहा अरे सर आप लॉयर हो, आपकी मैंने ना वो एक आर्टिकल पढ़ा, मैं उस वजह से जीत गया, मैं आपका क्लाइंट नहीं हूं, पर सर मेरी तरफ से आपको सर 50,000 रुपए का चेक सर। एक बात बताओ, जिस बंदे से पैसा मिला, मान लो मैं लॉयर हूं, क्या वो मेरा क्लाइंट था? नहीं। नहीं। क्या मैंने उससे पैसे मांगे थे कि मैं देखो सर्विस दी, पैसा दे? नहीं। बट ही हिमसेल्फ केम और बोला कि सर मेरे को आपकी वो जजमेंट की वजह से, मैंने आपकी वो हेयरिंग सुनी और मेरे को फायदा मिला, सो इट जस्ट अ जेस्चर। तो दैट्स कॉल्ड वॉलेंटरी रिसिप्ट। तो क्या वो कहाँ सर टैक्सेबल होगा? वो भी आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? सर तो गिफ्ट हो गया ना एक तरह से कि नहीं, अगर आपके वो जैसे। बिजनेस की वजह से मिला मुझे। ठीक है ना, वो बिजनेस की वजह से ही मिला। मैंने वो 50,000 लेके एक मंदिर में दान कर दिए और मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। एप्लीकेशन ऑफ गेन, आप वो पैसे का क्या कर रहे हो, इससे थोड़ा ना कोई मैटर करता है। आपको इनकम हो रही है ये मैटर कर रहा है, मैं उसको सेल मानूंगा। ठीक है ना बच्चे? इनकम फ्रॉम डिस्टिंक्ट बिजनेस, अलग अलग बिजनेस की अलग अलग कंप्यूटेशन होती है, वो ये कह रहे हैं। लीगैलिटी, भाई तेरा बिजनेस लीगल हो चाहे इलीगल हो। अब मुझे बताओ, इनकम टैक्स वाले ने 5 करोड़ रुपए का सामान पकड़ा और वो क्यों मिला था भाई? वो स्मगल्ड गुड्स थे। मैंने कहा वो तो इलीगल है, उस पे कैसे टैक्स लगा रहे हो? आप मुझे बताओ, सरकार छोड़ देगी उस पे टैक्स लगाना? हाँ, चाहे तुम्हारा बिजनेस लीगल हो चाहे इलीगल हो, टैक्स तो लगेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है ये समझना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड by the assessee for any purpose which is an offense or which is prohibited would not be allowed as deduction while computing. सर मेरे पास स्मगल्ड गुड्स हैं 5 करोड़ के, हाँ मैंने खर्चा करा था सर, वो शिप से आए थे, वो एक शिप है उसका नंबर नहीं बता सकता, शिप वाले को मैंने 40 लाख रुपए दिए थे, क्या मुझे डिडक्शन मिल जाएगी? नहीं। नहीं मिलेगी। यानी कि इलीगल इनकम को टैक्सेबल तो कर दूंगा, पर इलीगल इनकम के ऊपर जो खर्चे हुए हैं उसकी डिडक्शन नहीं दूंगा। एंड दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। पहले मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, तो सर ये जस्ट हाँ। जैसे सर जैसे आप पढ़ाते हैं ना, आपने किसी बच्चे को अभी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, ठीक है, फिर आपने पढ़ाना छोड़ दिया कुछ साल बाद, जब वो बच्चा रियल में अर्निंग करने लगा, उसने आपको तब पैसे दिए कि सर आपने मुझे पढ़ाया था इसलिए मैं अर्न कर पा रहा हूँ, तो वो भी पीजीबीपी, पीजीबीपी में। हाँ जी, बिकॉज यू आर अर्निंग आउट ऑफ योर प्रोफेशन। आपने कुछ करा है जिस वजह से आपको कुछ मिल रहा है। समझ रहे हो? हाँ। ओके। मेथड ऑफ अकाउंटिंग का आपको कुछ नहीं करना, बस मैं आपको इतना बता देता हूँ जो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो इतना ही आपको पता होना चाहिए। देखो भैया, हमारे टोटल 5 हेड्स होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी एंड अदर सोर्स। देखो बेटे, सैलरी जो है ना,
वो टैक्सेबल कैसे हो रहा था? टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। ओवरऑल देखिए, अब आप मेरे को सैलरी डिटेल में पढ़ चुके हो, कोई एक सेक्शन बोलोगे उसका कोई पॉइंट नहीं है। ओवरऑल सैलरी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो रहा था। अब बोलोगे सर बोनस रिसिप्ट पे हो रहा था, हाँ तो इतना एग्जैक्ट थोड़ा ना जाने का है। सेक्शन 145 कहता है सैलरी को टैक्सेबल करना होता है ड्यू बेसिस। हाउस प्रॉपर्टी कैसे टैक्सेबल होता था? ड्यू बेसिस। कैपिटल गेन कैसे टैक्सेबल होता है? ड्यू बेसिस। पीजीबीपी एंड अदर सोर्स आर टैक्सेबल either on cash basis or on due basis as per the method of accounting followed by assessing। कही है, ये सेक्शन 145 कहता है आपको इतना जानने की बस जरूरत है। ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। Yes. कूल। अब हम आ गए जी अपना जो चार्जिंग सेक्शन जो शुरू हुआ था आइए सीक्वेंस में, और आपको बहुत सारे पॉइंट आते भी हैं और आपके लिए नॉर्मल भी है, लेकिन जो अच्छी बातें होंगी वो बात करेंगे। मुझे पहले आप ये बता दीजिए, क्या आपको ये 3 लाइनें पढ़ के समझ आ गया क्या बोल रहा है ये? जो अंडरलाइन कर रहा हूं ना वो आपको समझ आना चाहिए, बस ये लगा लेना। क्लियर है? हाँ सर। ये एक अच्छी बात है, ये पढ़ के जरा मुझे समझाना। ये कंफ्यूज करने के लिए इंस्टीट्यूट दे सकता है। क्या कह रहे हैं बच्चे ये? सर ये कह रहा है कि अगर वो रेसिडेंशियल हाउस किसी को रेंट पे दे रहा है ना, तो वो उसके हाउस प्रॉपर्टी में हो जाएगा, अगर वो उस हाउस का ओनर भी है तो। एक बंदा है, मान लो मैं हूं, और मेरे पास 10 घर है। 10 घर है मेरे पास। और घर कैसे हैं? रेजिडेंशियल। अभी ना हम रेजिडेंशियल पे भी इनकम टैक्स में इतना एनालिसिस नहीं है। जब तुम जीएसटी में पहुंचोगे ना, रेजिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटी भी होती है, कमर्शियल में रेजिडेंशियल भी होता है। इतना डिटेल चला जाऊंगा मैं आपके साथ, पर अभी इतना आपको समझना है। अगर मैंने रेजिडेंशियल हाउस है और उसके ऐसे मेरे पास 50 घर है और मैंने सबको किराए पे दिया हुआ है, और अगर मेरा वो बिजनेस है, क्या मैं बोल सकता हूँ दैट्स माई बिजनेस, या वो हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी में ही होगा सर। एग्जैक्टली तो आप बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, बस भूल जाते हैं बेटे, बस ये बात ध्यान रखना कि लेटिंग आउट और इंस्टीट्यूट, क्या इंस्टीट्यूट का क्या बोलूंगा, ये तो सरकार की बात है। कभी कभी सरकार आज से 10 साल पहले यही बात कहती थी कि लेटिंग आउट कैन नॉट बी अ बिजनेस। फिर अभी पिछले 5 साल से बोलती थी नहीं नहीं बिजनेस है, और अब ये दोबारा से बोल दिया लेटिंग आउट कैन नॉट बी अ बिजनेस। ये काफी बार चेंज होता रहता है, पिछले 15 साल में 2-3 बार स्टैंड बदलता रहता है। सर लेकिन मैंने जिसको लेट आउट किया है वो भी उसमें रहे ही ना, ऐसा नहीं है मुझे ना कि वो इररिस्पेक्ट नहीं, कमर्शियल पर्पज अब का वो है। वो बहुत डिटेल्ड बात है। रेजिडेंशियल हाउस में क्या रहना अलाउड होता है, या कुछ कमर्शियल परमिशंस भी होती है, परमिशंस भी होती हैं। ठीक है, अब उस पे नहीं जाना हमें, उस पे हम जीएसटी में जाएंगे जहां पे वो लॉजिक पूरा बैठेगा। इसमें नहीं जाना हमें। बताइए यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके। अब देखिएगा, पहले मैं जो पॉइंट हमने करे हुए हैं ये वाला कर लो, ये तो तुम्हें समझ ही आ जाएगा ऐसे। हमने सुन भी लिया था वैसे ही। अरे कोई बेनिफिट या परक्विजिट है, कुछ भी मिल रहा है मतलब तुम्हें बिजनेस करके, तो वो टैक्सेबल ही होगा ना, है ना? हाँ वो कैजुअल काइंड वाला पॉइंट है। हाँ ठीक है, वही वाली बात ही है, चार्जिंग सेक्शन में लिखी हुई है। ये वाली बात तो तूने बहुत ही गहरी पढ़ी थी। सम ड्यू और रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ अ फर्म। पढ़ लो इसको एक बार, मैं अंडरलाइन भी कर लेता हूँ। बच्चों वाले पॉइंट है, अब तो तुमने इसका पीएचडी करा होगा इन चीज़ों पे।
सारा पता है आपको ये। कही है? क्लियर है बच्चे? चलो पढ़ लो आराम से, सॉरी। कोई डाउट हो तो बताना। सर ये वही पार्टनर वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ना हाँ, कि। पूरा वही है, सारा जो हमने डिटेल्ड करा था पूरा वही है। ठीक है। आपको याद है मैंने आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी बताया था? यस सर। उसकी डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिलती थी? 37 में। याद है कि एक बहुत ही क्रिटिकल बंदा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, वो चला गया तो मुझे नुकसान होगा, नुकसान हो रहा है तो डर लग रहा है, डर लग रहा है तो मैंने हाँ। एक पॉलिसी ले ली, पॉलिसी ले ली तो हाँ प्रीमियम पॉलिसी। दूंगा। प्रीमियम की डिडक्शन मिलती थी 37 में, आपने लिखा हुआ है ये बात। यस। यस सर लिखा है। वो बंदा चला गया, अब इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी नहीं देगी? देगी। यस सर। that is taxable under the head PGBP under section 28। सारा पैसा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि जो मैं प्रीमियम देता था उसकी तो डिडक्शन मुझे मिली जाती थी, जो भी पैसा मिल गया इट इज टैक्सेबल। क्लियर है? क्लियर है जी? Yes, sir. पॉइंट नंबर 10 देखिए, करा हुआ है रे। 3580 का एसेट बेच दोगे तो टैक्सेबल हो जाता था ना पूरा का पूरा सेल प्राइस। याद है बच्चों? सर लेकिन। हाँ सर लेकिन उसमें वो बात देखनी पड़ती थी ना कि उसमें। ना 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 ना, वो था पर्पस अदर देन हाँ। स्पेसिफाइड के लिए, वो सेल पे नहीं लिखवाया था मैंने। समझ रहे हो? वहां पे दो पॉइंट करे थे कि अदर देन पर्पस होगा तो 8 साल तक उस पर्पस के लिए यूज करना है, वो अलग कहानी थी। ये सेल का है। सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांस रेफर्ड अंडर, और अगर मैं बोलूं डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड, डिस्कार्डेड, ट्रांसफर्ड, बेचने पर है ये सारा। कहिए क्लियर है? क्लियर है बच्चे? यस। बस बेटे यस सर। चलो, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये वाला पॉइंट आपने अभी तक नहीं करा है, मैं इसको यहीं पे ही वो लिख दूंगा तो तुम्हारे लिए रेफरेंस हो जाएगा। हालांकि ये कैपिटल गेन में बहुत डिटेल डिस्कशन होती है इसकी। ठीक है। एक बात बताओ, इस एग्जाम्पल पे डीएलएफ के पास जो घर होते हैं वो इन्वेंट्री होता है या कैपिटल एसेट होता इन्वेंट्रीज। है? इन्वेंट्री। अगर डीएलएफ बोले कि मैं उसको बेचूंगा नहीं, मैं उसमें अपना ऑफिस खोलूंगा, मेरा ऑफिस बन गया वो, एक पूरा का पूरा कैपिटल। टावर, फाइनेंस एचआर सब बैठेंगे, तो अब क्या वो इन्वेंट्री रही या वो कैपिटल एसेट बन गया? सर एसेट हो कैपिटल गया। एसेट हो गई। पर उसने तो जब उस प्रॉपर्टी को खरीदा होगा उसने तो परचेज डेबिट कर दिया होगा, उसने तो यस अपने सर। बिजनेस में डिडक्शन ले ली पूरी की पूरी परचेज की। ठीक है सर, आप ये क्या बोल रहे हो सर? बेटे आप बस ये समझो कि मेरी दुकान में सामान था वो इन्वेंट्री थी, और मैंने बोला कि अब वो मैं घर ले आया। या आप ऐसे कह सकते हो मेरी ज्वेलरी की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान में मैं जब जब परचेस करता हूं, ठीक है, ज्वेलरी का बढ़िया एग्जांपल बनेगा, ठीक है। मान लो एक ज्वेलरी की शॉप है, ठीक है, मान लीजिए एक बंसल ज्वेलर्स है, छोटा सा एग्जांपल है एकदम बच्चों वाला। मान लो बंसल ज्वेलर्स है, उसने क्या करा, परचेज ऑफ ज्वेलरी फॉर 10,000। और आपको मालूम है जैसे ही आप परचेज करते हो तो आपके पीएनएल में परचेज आ जाता है, मालूम है आपको?
यस सर। अब उस बंदे ने क्या करा, ये परचेस करा हुआ था, हो गए 4-5 साल, हो गए 6 साल, हो गए, मैं कह रहा हूं उसी साल हो गया, वही साल या 2 साल, वॉट एवर। अब इसने क्या करा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब इसने क्या करा, उसने इसको कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। मतलब सर, बेटे वो अपने घर ले गया इसको, उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। उसने कहा मेरी तो ज्वेलरी की दुकान है, ये लेके जाता हूँ वाइफ को दे देता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि क्या उसके क्लोजिंग स्टॉक में ये ज्वेलरी आ रही होगी? हाँ सर, आएगी। नहीं आएगी मैडम, बिजनेस का मतलब स्टॉक है ही नहीं अभी। जब उसका वो स्टोर कीपर जब उसका वो जो स्टोर कीपर है, जो गोडाउन होल्डर है, जब वो गिनती करता है क्लोजिंग स्टॉक की, तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहां से आएगा? वो तो घर ले गया वो तो। और सेल्फ वो तो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, और धंधे के अंदर डिडक्शन आ रखी है उसकी। बात इतनी सी है कि अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आपने कन्वर्ट कर दिया, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ज्वेलरी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। जिस दिन, सुनिएगा, कौन से दिन सर? ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस भी दिन वो लेके जा रहे हैं। फेयर मार्केट वैल्यू थी 1 लाख रुपए। फेयर मार्केट वैल्यू कितने की थी? अब वो ज्वेलरी लेके गया, 4-5 साल पुरानी हो गई है, ले गया घर पे, 1 लाख रुपए। ये जो है पीजीबीपी में टैक्स। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री on its conversion as capital asset. Fair market value of the inventory on the date of conversion or treatment as capital asset would be chargeable to tax as business income. मुझे बताइए, क्या आपको बात समझ आ गई या नहीं आई? Yes, सर, sir. ऑन एन कंक्लूजन मैं ये कह सकती हूँ कि स्टॉक था, ठीक है, हम्म। उसको मैं अपने घर ले गई, तो उसके बदले जो मुझे सेल करके जो पैसा आता उसको मैंने इनकम मान ली है ना। मैडम अभी मैंने एक ही यूनिट मान लिया। अब रियलिटी में तो बहुत सारे यूनिट होता है, 100 यूनिट कर दूंगा, परचेज बढ़ा दूंगा, पर मैं उस यूनिट पे ही फोकस रखा मैंने आपका, कि जिस यूनिट के साथ हादसा हुआ है मैं उसी की बात करी मैंने। समझ रही हो? हाँ। ठीक है, बाकी तो परचेज तो और होएगी, दुकानदार है, हजारों यूनिट होंगे, क्लोजिंग स्टॉक में भी दिख रहा होगा। जो बिक गया वो सेल में दिख रहा होगा, जो नहीं बिका वो क्लोजिंग स्टॉक में दिख रहा होगा। पर मैं तो उस यूनिट की बात कर रहा था कि उस यूनिट के साथ क्या हुआ, कि आपने पहले परचेज करा, तो मैंने परचेज को नहीं लाया, मैं परचेज को नहीं लाया मैंने कुछ। ठीक है ना, वो वाली चीज है। मत, मतलब सर, जब नेट प्रॉफिट हम दिखाएंगे चलो तो अब मैं सेल और वही चीज नेट बोल देता प्रॉफिट। हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। अब अगर तुमने, मेरे को था कि यहाँ तक रोक दूं ना, अब सुन लो पूरी बात। और उस पर अब हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको एक चीज लगेगी, क्योंकि वो कैपिटल गेन से कनेक्ट हो जाएगा। मेरा आपसे सवाल, जब आप परचेज करते हो ज्वेलरी तो आप क्या एंट्री डालते हो? सभी बच्चे बताना। परचेज टू कैश। परचेज टू कैश। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं उसको घर लेके चला गया, तो ये ड्राइंग्स नहीं है? यस सर। तो ड्राइंग्स की एंट्री नहीं डलती? डालते हैं। क्या एंट्री डलेगी ड्राइंग्स की? ड्राइंग्स टू परचेज। ड्राइंग्स टू परचेजेस। एग्जैक्टली। Going to विच मीन्स, अगर ड्राइंग्स टू परचेज हो रहा है, तो यहां से माइनस भी तो हो गया होगा। हाँ, हो गया होगा। यानी कि ये इन्वेंट्री का ना कॉस्ट रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, और स्टॉक से तो अब बाहर हो ही गया। अब आप कन्विंस्ड हो पहले यहां तक अकाउंटिंग लेवल पे? यस सर। अब जब आपने इसको कन्वर्ट करा, तो सेल प्राइस टैक्सेबल हो रहा है।
सेल प्राइस। हाँ, सेल प्राइस बोले तो फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मैं मार्केट कोई वैल्यू। खर्चे वर्चे की डिडक्शन नहीं दे रहा आपको। कहीं आप सोचो पीजीबीपी है, हमने खरीदा था ना भाई ना। सीधा सीधा फेयर मार्केट वैल्यू इज टैक्सेबल। अब अगर मैंने आपसे इतनी बात कर दी है तो अब कैपिटल गेन का इम्प्लीकेशन भी समझो। यही फेयर मार्केट वैल्यू विल बिकम, आप सिर्फ लिख लेना। अब कैपिटल गेन अगर आउट जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब कैपिटल गेन में जाएंगे तो यहां देख लेंगे। यही फेयर मार्केट वैल्यू विल बिकम कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी। जब आप फ्यूचर में कभी बेचेंगे तो अब तुम्हारी कॉस्ट में 10,000 नहीं बोलूंगा, पीजीबीपी तक जो टैक्सेबल हो गया वही कॉस्ट बोलूंगा, क्योंकि फिर बिजनेस को अलग रखो और उसको अलग। मैं जब ये मान रहा हूं कि 1 लाख रुपए का मैंने बेचा है तो उस बंदे ने भी तो 1 लाख का ही खरीदा ना। चाहे वो बंदा मैं ही हूँ, बिजनेस अलग और वो अलग, तो वो कॉस्ट मान ली जाएगी। अब आपको अच्छा लगना चाहिए अगर आपका दिमाग सही चल रहा है तो। हाँ, क्योंकि हमें तो उतने में ही पड़ा ना सर, फिर तो वही हो जाएगी। एग्जैक्टली exactly. अब इससे ज्यादा और इसके अंदर के कोई लेयर्स नहीं है। अब आप मुझे बताइए, क्लियर है? यस सर। सर कोई एग्जांपल थोड़ा सही से दिखा दो ताकि इसकी जरूरत ये लगे। देखो, आप जूम करके देखोगे तो अब दिख रहा होगा सही से। हो गया सर। ठीक है बच्चा, ओके। ठीक है सर जी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आओ ये देखते हैं। सर जी, मैं सामने वाले कोचिंग सेंटर को बोल रहा हूँ भाई तू बंद कर दे, तेरे को मैं 50 लाख रुपए दूंगा। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे को कंपटीशन नहीं चाहिए, हट जा यहाँ से। मैं देखो 50 लाख देने को तैयार हूँ। उस बंदे को 50 लाख मिले। आप मुझे बताइए, क्या वो इसलिए मिले ना, फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, उसका हाँ, बिजनेस सर था, एक्सचेंज। पीजीबीपी मैंने में उसे टैक्सेबल बंद, होगा। हाँ। तो वो अमाउंट जो उसको रिसीव होगा, क्या वो पीजीबी में टैक्सेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। यस सर। Any sum received or receivable in cash or kind under an agreement for not carrying out any activity in relation to business or profession। समझ आया? However, सर तो आप भी अपने खर्चे दिखाओगे उसको। हाँ दिखाऊंगा। ठीक है, मैं भी दिखाऊंगा। ठीक है। However, following sum received सर would not be डिडक्शन कहाँ मिलेगा? chargeable to tax। हाँ दोस्त, क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? नीचे के जो अमाउंट है, क्या बोल रहे हैं बच्चे? वुड नॉट बी चार्जेबल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। Any sum by whatever name, whether received or payable in cash or kind, on account of ट्रांसफर। ट्रांसफर आप करने का मतलब होता है कि मेरे पास कोई राइट है और मैंने उसे बेच दिया। मेरे पास गवर्नमेंट का लाइसेंस था 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम, मैंने उसे बेच दिया। तो उसमें पीजीबीपी नहीं होता, उसमें कैपिटल गेन्स होता है। मेरे पास राइट है बस रूट का, मेरे पास राइट है लिकर लाइसेंस का, मैंने उस राइट को बेच दिया। ट्रांसफर of the right to manufacture, produce, process article anything which is chargeable under the head capital gains। कहिए साहब जी, कीवर्ड यहां पर क्या है? ट्रांसफर। यहां तक क्लियर है? हाँ सर, Yes, जो sir. लोग लाइसेंस ले लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में मैं ही ये वाला काम करूंगा, वो भी ट्रांसफर कराएगा तो कैपिटल गेन ना। हाँ, लाइसेंस अगर वो ले रहा है तो उसके लिए वो खर्चा है, अगर वो उस लाइसेंस को बेचता है तो कैपिटल गेन। और वो जो खर्चा है वो भी कैपिटल गेन का ही होता है, अगर मैं वो कैपिटल एसेट ही होता है टेक्निकली। जैसे मैं तुम्हें ऐसे बोलता हूँ, एयरटेल के पास 5G का लाइसेंस है, तो वो उसके लिए स्टॉक नहीं होता, वो उसके लिए इंटेंजिबल एसेट होता है, उसके ऊपर वो डिप्रिसिएशन क्लेम करता है। अगर वो उस लाइसेंस को बेच देगा तो वो पीजीबी में टैक्सेबल नहीं होगा, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा।
ओके सर। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, आपने ऐसे सुना है कि वो आपने देखा है अंबानी के पास वो इतने पता नहीं कितने हजार एकड़ का वो वन तारा बनाया हुआ है, देखा आपने? वन तारा एनीबडी नोस क्या है? हाँ सर, वो जो रिजर्व से जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ पॉइंट ऑफ व्यू सुना है ना। हाँ। ठीक है। अभी ना एक कॉन्सेप्ट आने वाला है इंडिया में, कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट पता है क्या होता है? कि अगर मैं एक मान लो मैं कुछ मैन्युफैक्चर करता हूँ इंडिया में और उसके से पोल्यूशन हो रहा है, तो मेरा स्कोर नेगेटिव होता जाएगा, माइनस माइनस माइनस। फिर मुझे एक किसी से कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे कि भाई तेरा तो इतना बड़ा जंगल है, तू मुझे वो कार्बन क्रेडिट दे दे, सो दैट मैं उसको प्लस 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 करके दिखाऊं। तो ये ऐसा बोला जा रहा है, ये अंबानी जी का नेक्स्ट बिजनेस प्लान है। वो इतने बड़े बड़े जंगल खरीद लेंगे और उससे वो कार्बन क्रेडिट बेचेंगे कि मेरे पास इतने सारे पेड़, मतलब मेरे पास 5 करोड़ कार्बन क्रेडिट्स, मैं आपको बेचूंगा वो क्रेडिट्स। अब ये कैसे होगा, क्या चीज होगी, दिस इज फ्यूचर। बड़े कार्बन क्रेडिट्स का पॉइंट आने वाला है लाइफ में। ठीक है। पर मुद्दे की बात ये नहीं है, अभी मुद्दे की बात ये है, एनी सम रिसीव्ड एज कॉम्पनसेशन, मुझे कुछ कॉम्पनसेशन मिली है। कहाँ से मिली है आपको ये नाम याद करना पड़ेगा। फ्रॉम मल्टीलेटरल फंड ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ठीक है। और मुझे कुछ पैसा मिल रहा है। ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड एग्रीमेंट एंटर्ड विद द गवर्नमेंट, क्योंकि आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग दैट इज स्ट्रेंथनिंग ओजोन लेयर और आई हैव सम कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट ने बोला है भाई ओजोन लेयर को बचा लो, मैंने बचा लूंगा। उसकी बदले मेरे को पैसे मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? फ्रॉम मल्टीलेटरल फंड ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस। ठीक है। क्या ये पीजीबीपी में टैक्सेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं होना हाँ। चाहिए। तो बेसिकली यही लिखा होता है, फॉलोइंग सम वुड नॉट बी चार्जेबल। तो लेकिन बेसिकली सर, वो जो एक तरह से ओजोन देखा जाए लेयर। हाँ जी। तो मैंने गवर्नमेंट को ये चीज सैली तो की है। ठीक है, सरकार इंसेंटिव वो दे रही है ना, इंसेंटिव दे रही है आपको। ओजोन लेयर बचाने के लिए कुछ लोगों को जो पैसा मिल रहा है इस फंड में से, वो पीजी में टैक्सेबल नहीं है। क्लियर है? सर, एक एक सवाल, जैसे ओजोन की डिप्रेशन जब बढ़ गई थी तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए रेफ्रिजरेटर वगैरह बनाना बंद करा दिया था, कम करा दिया था। तो उससे जो नुकसान हुआ था वो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ कंपनसेशन दिया था। तो ये पीजीबीबी में ऐड होता। मैडम ये साइंटिफिक बातें हैं, ये उसके अंदर जाके देखने वाली चीजें हैं, इससे नहीं पता लग सकती ना, मैं इस पे कोई कमेंट कर सकता। समझ रहे हो? एग्जैक्टली वो यस कॉन्ट्रैक्ट्स सर। देखने पड़ेंगे, क्या चीज़ है वो वाली चीज़ है। ठीक है। एनीवेज, मुद्दे की बात ये है, एक तो आपने देखा था इफ यू विल नॉट शेयर एनी एक्टिविटी, तो वो आपका पीजीबी में हो जाएगा। और दूसरा, फॉर नॉट शेयरिंग द नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क लाइसेंस, ठीक है, इन द मैन्युफैक्चर प्रोसेस गुड्स और सर्विस। मैंने एक सामने कोई इंसान है, मैंने उसे बोला तेरे पास ना एक बंदा आएगा, वो तेरे से फॉर्मूलाज पूछेगा। मान लो पेप्सी ने कोका कोला को बोला कि तू किसी को फॉर्मूला मत दे दियो भाई, अपना हालत खराब हो जाएगी। कोका, मैं तो दूंगा भाई, हम तो खुले में देंगे। मैंने कहा शेयर मत करियो, उसके लिए मैं तेरे को हर महीना पैसा देता रहूंगा, शेयर मत करियो फॉर्मूले को। तो बेसिकली इफ आई एम गेटिंग मनी फॉर नॉट शेयरिंग माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फॉर नॉट शेयरिंग, तो वो भी पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। कहिए भाई साहब, क्लियर है? बस बेटे 2-3 पॉइंट रह गए। सर फिर से बताना आईपी वाला पॉइंट। मैडम फॉर नॉट शेयरिंग, आकांक्षा जी आपके पास क्लास ट्वेल्थ के नोट्स हैं, आपके पास क्लास ट्वेल्थ को कैसे पढ़ाते वो है। आई एम टेलिंग यू डोंट शेयर इट विद एनीवन, अपने पास रखो। हाँ। बिकॉज पीपल विल अप्रोच यू, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मत शेयर करना, उसके लिए मैं आपको पैसा दूंगा। अच्छा ठीक। ठीक है जी। आइए अब हम सीक्वेंस से देखते हैं बस अब तो। आइए पॉइंट नंबर 2, एनी कॉम्पेंसेशन ड्यू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, कुछ कॉम्पेंसेशन मिल रही है। ठीक है। बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड मैनेजिंग होल और सबसे होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी और अफेयर्स इन इंडिया ऑफ एनी अदर कंपनी एट और इन टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट। अरे भाई साहब,
भाई भारती एयरटेल का सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सिम कार्ड का मेरे पास था नॉर्थ रीजन का। मेरा टर्मिनेशन कर दिया या मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन कर दी। ठीक है, आराम से पढ़िएगा, कीवर्ड अंडरलाइन करता हूं। एनी कॉम्पेंसेशन और एनी अदर पेमेंट, चाहे ड्यू हो या रिसीव्ड हो, किसको मिलेगी? बाय एनी पर्सन हु इज मैनेजिंग द होल affairs of Indian company, who is managing whole affairs of Indian company or affairs in India of any other company। फालतू की बातें, इतनी लंबी लंबी चीजें, मैं मैनेज कर रहा हूँ कुछ चीज को। और इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट, में जो भी चीज मैनेज कर रहा था वो टर्मिनेट कर दी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। और ऑफिस और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग दैट। अगर मुझे कुछ पैसा ऐसे में देगी कंपनी, बोलूंगा अरे आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया, जो भी कॉम्पनसेशन मिल रही है वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? पीजीबीपी में। कोई दिक्कत आपके लिए? नहीं। आपके लिए कीवर्ड क्या है? आपको कॉम्पेंसेशन मिली है। क्यों मिली है? बिकॉज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है जी। और आप क्या मैनेज कर रहे थे? यू आर मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। बस इतना भी है तो सफिशिएंट। अगला, पैसा किसको मिल रहा है? एनी पर्सन जिसके पास एजेंसी थी और उसकी एजेंसी को क्या कर दिया? टर्मिनेशन कर दिया या तो मॉडिफिकेशन कर दिया। तो क्या हो जाएगा? जो भी कॉम्पेंसेशन मिल रही है वो टैक्सेबल हो जाएगी। पैसा किसको मिल रहा है? एनी पर्सन को। इनका है वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन अंडर एनी टाइम फॉर मैनेजमेंट। वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट और इन कॉर्पोरेशन अंडर एनी फॉर द टाइमिंग। में गवर्नमेंट की कोई भी किसी भी अथॉरिटी या उसको अगर मैनेज कर रहा था और मुझे उसके अगेंस्ट कोई कॉम्पेंसेशन मिल रही थी तो वो पीजी में टैक्सेबल हो जाएगा। ये फालतू की बात है। एनी पर्सन इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस। आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर कुछ टर्मिनेशन है, कुछ मॉडिफिकेशन है, आई एम रेडी टू पे टू कॉम्पेंसेट यू, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए। क्या होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, अब अगले पॉइंट पर आ गया हूं मैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बहुत सारे लेबर्स होते हैं। लेबर समझते हो? मजदूर होते हैं, 15,000 मजदूर, 16,000। उन सब मजदूरों को एक यूनियन होता है उनका, ट्रेड यूनियन। ठीक है, ठीक है, तो ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन उन मजदूरों से कहते हैं भाई तुम एटलीस्ट महीने का 100-100 रुपया तो हमको दे देना, हम तुम्हारी बात ऊपर तक मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे। क्योंकि मजदूर से बात तो नहीं करेंगे ना, उन मजदूरों की कॉमन बात के लिए कोई 10-15 लोगों की कमेटी होती। ठीक है, तो उन लोगों को, इन कमिटीज को जो इनकम होती है, जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, इनको जो इनकम होती है, ठीक है, वो कहाँ टैक्सेबल हो जाती है? पी। ठीक है ना? आप क्या अंडरलाइन करो वही पढ़ लेना बस। बस, बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है, अब ये कुछ बस लास्ट पॉइंट और खत्म। ये पॉइंट क्या है? इंसेंटिव बाय एसएससी कैरिंग ऑन एक्सपोर्ट बिजनेस। लो जी लो, स्पेसिफिक है कि आपका किस चीज का बिजनेस है? एक्सपोर्ट का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स। बेटे ये क्या होता है भाई? इंपोर्ट एंटाइटलमेंट होता होगा कि मेरे को इंपोर्ट ये करने की परमिशंस मिली हुई हैं और मैंने इस एंटाइटलमेंट को, इस सर्टिफिकेट को बेच दिया, तो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? पीजीबीपी में। मुझे आपको सिर्फ वर्ड याद करना है, सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट, हमें इससे कोई मतलब नहीं। और अगर मुझे कोई भी कैश असिस्टेंस मिलती है अगेंस्ट एक्सपोर्ट अंडर द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाता है। कस्टम ड्यूटी और एक्साइज रीपेड और रीपेबल एज ड्रॉबैक। देखो बच्चे क्या होता है, जब हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं हमें डिडक्शन मिल जाती है, अगर हमें वो वापस मिल रही है। ड्रॉबैक क्या होता है कि मैंने अभी जमा करा, सरकार ने बोला तेरे को वापस कर देंगे, तो जब वापस आई तो पीजे में टैक्स, क्योंकि जब मैंने पे करी होगी मुझे डिडक्शन मिल गई होगी, वापस आ गई तो मेरे को क्या हो जाएगी? वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर, हालांकि ट्रांसफर से ना बच्चा, अभी जब तुम और बड़े होगे तुम्हें लगेगा अरे भाई ये तो कैपिटल गेन होना चाहिए, अरे भाई ये तो ट्रांसफर है, अरे भाई ऊपर वाला पॉइंट भी सेल है। लेकिन बेटे ड्यान रखना, इस केस में ये जो एक्सपोर्ट वाला है, अगर आप इसको बेचते हो, ऊपर क्या था? सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट, क्या होता है हमें नहीं जाना उसके अंदर, और नीचे क्या है? ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। ये ना एक पासबुक होती है, डीईपी भी बोला जाता है इसे। ये कस्टम वालों के लिए कॉमन होती है। उनको ना क्रेडिट्स मिलते हैं, बिकॉज व्हेन यू एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट आपको कहती है थैंक यू, आपने एक्सपोर्ट करा, आपकी वजह से डॉलर आया, थैंक यू।
तो उनके पास एक सर्टिफिकेट के अंदर ये क्रेडिट्स आते जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली और ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट्स क्या है अपने को कोई मतलब नहीं, DEPB और ड्यूटी फ्री सर्टिफिकेट। सर लेकिन जो टैक्स है उसकी डिडक्शन नहीं मिल रही थी ना, हम नहीं, पे ये कर सब रहे थे तो। PGBP में टैक्सेबल है। हम जो भी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि ये सब PGBP में टैक्सेबल है बच्चा। सर लेकिन आपने ज्यादा इनकम टैक्स और भी टैक्स है जो गवर्नमेंट लगाती है वो डिडक्शन नहीं मिलती उसकी। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। सर जो डिसअलाउंस जो हमने पढ़ा था, आपने कहा ना इनकम टैक्स जो लग रहा है उसकी पेमेंट आप कर रहे हो तो वो नहीं इनकम मिलेगी। टैक्स कहाँ लिखा है यहाँ पे? टैक्स इनकम टैक्स नहीं लिखा हुआ, कस्टम ड्यूटी लिखा हुआ और एक्साइज लिखा हुआ है। समझ रहे हो? सर मैं बाद में पूछूंगी मेरे को भी। तो इसी के साथ आपका सारा का सारा चार्जिंग सेक्शन भी डन है जी। आपका 2 मिनट का सपोर्ट, और अब मैं आपको ब्लॉक दिखाना चाहता हूं बस कि डेप्रिसिएशन का क्या ब्लॉक है। सबसे पहला वाला बताएंगे आप मेरे को क्या कैटेगरी बनी हुई है? बिल्डिंग। बिल्डिंग। ठीक है, अब बिल्डिंग में देखना क्या क्या है। टेम्पररी इरेक्शंस वुडन स्ट्रक्चर 40%, सर याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम या वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई बिल्डिंग होगी 40%। रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, लेकिन क्या बाहर हो जाएंगे, होटल या PG की जो रेजिडेंशियल क्या है याद करो कि टाटा ने अपने एम्प्लॉइज के लिए बनाया है, वो आ रहा है कितना परसेंट, 5%। इसके अलावा सारा का सारा का सारा का सारा 10%। बिल्डिंग खत्म। फर्नीचर में एक ही ब्लॉक है, छोटा सा ब्लॉक है, 10%। फर्नीचर भी बोल लो, फिटिंग भी बोल लो। बेटे आपके घर में दीवारों के अंदर पाइप जा रही है जिसमें वायर्स जा रही हैं, उसको फिटिंग्स बोला जाता है बच्चे। इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्विचेस, सॉकेट, अदर फिटिंग्स एंड फैंस। सबसे बड़ा वाला आता है प्लांट एंड मशीनरी। ओहो इतने सारे, ओ माय गॉड। आओ थोड़े अच्छे छोटे वाले करते हैं पहले। इनटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, लाइसेंसेस, राइट टू कैरी बिजनेस, वॉट एवर, किस रेट पे डिप्रिशिएट होगा बताइए? 25%। 25%। शिप्स, ओहो शिप्स कितना कितना परसेंट है? 20%, 20%, 20%। सर तो फिर क्या ही कैटेगरी। हाँ बेटे बस आपको बस इतना याद रखना है कि शिप्स पे अब कोई भी कैटेगरी है 20 है, फालतू की बातें अंदर की पढ़ने की फिर भी बात कर लेंगे। स्पीड बोट, वेसल, ओशन गोइंग शिप्स। अब आखिरी रह गया हमारा प्लांट एंड मशीनरी। मुझे बताइए सबसे पहले रेजिडुअरी रेट क्या है प्लांट एंड मशीनरी का? 15%। 15%। अब हम देखेंगे कि सर प्लांट एंड मशीनरी में इतना ही क्या है। ठीक है, आइए रिवर्स से ही देखते हैं। अरे सर बुक्स भी प्लांट एंड मशीनरी होता है? हाँ बेटे हाँ। लेकिन क्या ब्लॉक नंबर 17 पढ़ के आप बता सकते हैं कि ये कौन सी बुक्स की बात कर रहा है? लाइब्रेरियन। जो लाइब्रेरियंस होते हैं, अगर लाइब्रेरी का बिजनेस है तो आप मुझे बताइए, उसने बुक्स खरीदी 50 लाख की, उसके लिए बुक्स तो ब्लॉक में जाएंगी बिल्कुल। कौन सी कैटेगरी? प्लांट एंड मशीनरी। क्या डिप्रिसिएशन रेट लगेगा? 40%। 40%। बुक्स, एनुअल पब्लिकेशन और अदर देन एनुअल ओन्ड, कहने का मतलब है नीचे लाइब्रेरी की आ गई, बाकी सारी की सारी, चाहे एनुअल पब्लिकेशन हो अदर देन हो ओन्ड बाय एसएससी, कितना है? 40। और बात इतनी है सर, फिर इतनी बेटे एक टाइम था जब इनके रेट अलग हुआ करते थे। आपको बस इतना याद रखना है कि बुक्स के ऊपर क्या रेट चल रहा है भाई, 40%, कोई भी हो। ठीक है, कंप्यूटर का बताइएगा कितना रेट है? 40%। बहुत अच्छी बात है जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसमें ही आ जाएगा। विंडमिल जो है ना, ये बिफोर 31 मार्च है, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखिए विंडमिल, ये रहा विंडमिल। उसके बाद और क्या, तो उसके अंदर आपको क्या परसेंट दिख रहा है? 40%। अगर ले दे के बात करूं, ये बिफोर वाला है, कोई लेने देने की आपको वो नहीं है। तो सर ये 40 वाले कौन से हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइस, फ्यूल सेल पावर्ड व्हीकल। सर इतने तक आते हैं? नहीं बेटे, विंडमिल नाम याद हो गया बस, इतना बहुत है। इलेक्ट्रिक जनरेटर 40%। बस जो कीवर्ड मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ आपको वही याद करने।
एनर्जी सेविंग डिवाइस, ओ होंगे कोई एनर्जी सेविंग, भाई हमें क्या पता, 40%। कंटेनर होते हैं कुछ ग्लास और प्लास्टिक के, होगा भी 40%। ठीक है। देन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए कोई मशीनरी है, 40%। लाइफ सेविंग वो आईसीयू की, सीसीयू, क्रिटिकल केयर, होगा लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। इस डेफिनेशन में कौन कौन से मेडिकल के इक्विपमेंट आते हैं हमें क्या पता, लाइफ सेविंग लिखा आएगा 40%। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की प्लांट एंड मशीनरी 30%। एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स 40%। एरोप्लेन याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, कितना परसेंट है जी, 40। शिप्स, शिप्स पे कितना था, शिप्स पे 20। 20%। हाँ। मूल्स, रबड़ फैक्ट्री में हमें क्या लेना देना, क्या है मूल, 30% याद रखना है बस। अब आप समझिएगा, मोटर कार जो है ना, मोटर बसेस वाला, अगर तुम ये देखोगे ऊपर वाला पहले ब्लॉक 3 अगर पढ़ेंगे, तो तुम देख रहे हो इस डेट से, एक टाइम था बेटे कि डेट याद करनी पड़ जाती थी, क्योंकि आप देख रहे हो ये 18 19 19 20 ये अभी 4 साल पहले के ही हैं। पर अब ये जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिंदगी में और भी अमेंडमेंट आ जाती है, वो हॉट टॉपिक बन जाते हैं। तो टेक्निकली ये वाला आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज ये बिफोर वाला है। ठीक है। अपने लिए क्या है, मोटर बसेस, ओहो बस, मोटर लॉरीज, ट्रक, मोटर टैक्सीज, यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। कितना परसेंट है बताइए ना। 30%। 30%. हम्म। सर लेकिन रनिंग देम ऑन हायर मतलब किराए पे लिए? हाँ जी, ओला, उबर, टैक्सी, एक्सेट्रा। अभी आएंगी, दूसरी वाली भी आएंगी। ठीक है। मोटर कार other than those used in business of running them on hire, इसके अलावा कोई भी मोटर कार हो, जैसे कि डोमिनोज वाला भैया, डोमिनोज पे बाइक भगाता हुआ आ जाता है पिज्जा डिलीवर करने। ठीक है। तो वो आ गया। डायरेक्टर्स के लिए 50 मर्सिडीज आ रखी हैं, वो तो रनिंग देम ऑन हायर नहीं है, तो उस पे कितना रेट हो जाएगा बच्चे, 15। आप दिमाग इतना लगाइए, किराए पे चलाओगे तो वो ज्यादा घिसेगी, तो रेट 30% है। थोड़ा सोफेस्टिकेटेड रखोगे चीजों को, तो उस पे कितना परसेंट है, 15% है। ये वाला रेट अगेन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये वही बिफोर वाला है, और ये वाला रेट भी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। सर इतने सारे याद करने पड़ेंगे, देखो बेटे 2 3 बार देखोगे ना तो ओवरऑल हो जाएंगे। ये ऐसे कंटेनर, एनर्जी सेविंग, यहाँ तक नहीं जाना होता। ओवरऑल इंटैंजिबल का पता होना चाहिए, बुक्स का पता होना चाहिए, मोटर कार का पता होना चाहिए, देन ऐसी एक दो और पता होना, कंप्यूटर का पता होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी सेफ रहता है कि हमें देख लें। मुझे बताइए। सर लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि 30% के इसमें कमी है तो उसके लिस्ट बना लिए, बिल्कुल और फिफ्टी बिल्कुल परसेंट वाला याद कर बिल्कुल लिया, फोर्टी बिल्कुल, परसेंट वाला इसको आप अदर्स। बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप कैटेगराइज करके अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑल क्लियर टिल हेयर। यस सर। तो सर जी, आपका सारा का सारा पीजीबीपी खत्म हो गया है बेटे। वेरी वेरी वेरी